फिल्म की शुरुआत होती है 5 मस्त मौला नौजवानों से जो पूरी तरह एडवेंचर के मूड में हैं। उनके नाम हैं मैक्स, लारा, जॉनी, मार्टिन और डैना। मैक्स और लारा एक कपल हैं और उन्होंने जंगल में कैंपिंग पर जाने का फैसला किया है। मैक्स को एडवेंचर बहुत पसंद है तो वो गाड़ी सीधा ले जाता है गहरे जंगलों के भीतर जहां मोबाइल सिग्नल तक नहीं आता। गाड़ी जब एक सुरंग से गुजरती है तो उसके बाहर कोई अदृश्य रुकावट नजर आती है, जैसे कोई बैरियर हो, लेकिन अंदर बैठे लोग इससे अनजान आगे बढ़ते जाते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखती है, बिल्कुल डरावनी। झोपड़ी इतनी जर्जर है कि लगता है अभी गिर जाएगी, लेकिन इन पांचों को ये जगह बहुत पसंद आती है। उन्हें लगता है कि यही है उनका मनपसंद कैंपिंग स्पॉट। सभी लोग कमरों में बंद जाते हैं, लेकिन जब जॉनी कमरे में जाता है तो उसकी नज़र दीवार पर लगे एक पेंटिंग पर पड़ती है। उसमें एक संत का चित्र होता है, मगर उसमें डरावनी चीजें हैं, बॉडीज मरोड़ी हुई, खून बिखरा हुआ। ऐसा चित्र देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो चुपचाप वो तस्वीर उतार देता है। उधर डैना को कुछ पता नहीं होता, वो तो बेफिक्र होकर शीशे के सामने कपड़े बदल रही होती है। जॉनी डर के मारे दीवार पीटता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि वो शीशा दरअसल वन वे मिरर है, जैसा इंटरोगेशन रूम्स में होता है। बाकी लोग इसे मजाक समझते हैं और कहते हैं अगर डैना को दिक्कत है तो कमरा बदल लो। आखिरकार जॉनी ही डैना से कमरा बदल लेता है। डैना बाद में एक पुराना कपड़ा लाकर शीशे को अच्छी तरह ढक देती है। उन्हें क्या पता था कि उनकी हर हरकत सीक्रेट कैमरों के जरिए देखी जा रही थी। रात को सभी ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगते हैं। सबसे पहले लारा की बारी आती है। उसे जाना होता है एक बहुत डरावनी सी पत्थर की मूर्ति के पास और उसे चूमना होता है। वो मूर्ति इतनी रियल लगती है कि देखने भर से दिल दहल जाए, मगर लारा उसे बिना डरे चूम लेती है। फिर बारी आती है डैना की, वो चुनती है डेयर। इसी बीच झोपड़ी का तहखाना अपने आप धीरे धीरे खुल जाता है। एक सड़ी गली, ठंडी हवा फैल जाती है, ऐसा अंधेरा कि हाथ को हाथ न सूझे। लारा कहती है डैना जरा नीचे जाकर देख तो। डैना मजबूरी में टॉर्च लेकर नीचे उतरती है। उसका हर कदम डरा देता है। लग रहा था मानो अंधेरे में कोई छुपा उसे घूर रहा हो। मार्टिन जब नीचे जाकर लालटेन जलाता है तब जाकर सब कुछ थोड़ा साफ दिखता है। तहखाने में अजीबोगरीब पुरानी चीजें भरी होती हैं। शायद ये सब 100 साल पुरानी हो। सब लोग अपनी रुचि की चीजें छांटने लगते हैं। किसी को लटकन पसंद आती है, किसी को वायलिन, किसी को पुरानी डायरी। उधर एक सीक्रेट कंट्रोल रूम में कुछ लोग इन सब पर नजर रखे होते हैं। वो इन युवाओं की हर हरकत पर शर्त लगाते हैं, जैसे कोई गेम हो रहा हो। कौन सी चीज चुनी जाती है उससे ये तय होता है कि कौन सा राक्षस सक्रिय होगा। डैना को एक पुरानी डायरी मिलती है और वो उसे जोर जोर से पढ़ने लगती है। जैसे ही वो आखिरी लाइन पढ़ती है, जमीन कांपने लगती है और नीचे से ज़ॉम्बी जैसे जीव बाहर निकलने लगते हैं। ये ज़ॉम्बी डरावने हैं, गली हुई त्वचा, खून, सड़ी लाश जैसी बदबू, एकदम घिनौने। उन्हें देखकर कंट्रोल रूम वाले लोग खुशी से चीखते हैं, जैसे कोई बेहतरीन शो शुरू हो गया हो। दरअसल डैना जो डायरी पढ़ती है वो एक शापित किताब होती है, जिससे राक्षसों की आत्माएं बुलाई जा सकती हैं। तहखाने की हर चीज एक अलग किस्म के राक्षस को बुलाती है। जिस चीज को सबसे पहले छुआ जाता है वही राक्षस सक्रिय हो जाता है। लेकिन ये पांचों दोस्त अब भी अनजान हैं, झोपड़ी में मस्ती करते रहते हैं। लारा और मैक्स इसी बीच जंगल में चले जाते हैं। कंट्रोल रूम वाले एक तरह का कामोत्तेजक रसायन हवा में छोड़ते हैं ताकि उनका रिश्ता और गहरा हो। जैसे ही दोनों जमीन पर लेटकर बातें कर रहे होते हैं, एक ज़ॉम्बी अचानक हमला कर देता है। मैक्स तुरंत प्रतिक्रिया देता है और उसे जोर से मारता है, मगर एक और ज़ॉम्बी आ जाता है और फिर कई और। लगता है जैसे पूरा ज़ॉम्बी दल आ गया हो। मैक्स जितना भी कोशिश करता है वो लारा को नहीं बचा पाता। एक ज़ॉम्बी उसके गले को बेरहमी से काट देता है, खून की धार बह जाती है। ये दृश्य बहुत भयावह होता है। कंट्रोल रूम वाले नकली सहानुभूति जताते हैं और उसका खून किसी मूर्ति के पास बहा दिया जाता है। उधर मार्टिन आवाजें सुनकर बाहर आता है। जंगल पूरी तरह शांत है, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। अचानक खून से लथपथ मैक्स भागता हुआ अंदर आता है और चिल्लाता है, भागो भागो। बाकी सब समझ जाते हैं कि कुछ बहुत गलत हो गया है। भीतर से जैसे लाशों की लहर आ गई हो। इनसे बचने का कोई रास्ता नहीं था। सभी को भागकर अपने अपने कमरों में छिपना पड़ा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने खुद को एक और जाल में फंसा लिया है। कंट्रोल रूम से दूर से ही दरवाजे लॉक कर दिए गए थे। मार्टिन घबरा गया।
गलती से टेबल लैंप गिरा दिया और उसमें से एक छिपा हुआ कैमरा निकला। शुरुआत में उसे लगा ये सब कोई प्रैंक है या शायद रियलिटी शो, लेकिन जब एक ज़ॉम्बी ने उसे बाहर घसीट लिया तब उसे असली डर का एहसास हुआ। वो ज़ॉम्बी उसे जितना भी मारे वो बार बार उठकर खड़ा हो जाता। अब मार्टिन पूरी तरह से डर गया, उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उधर डेना खिड़की बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत ताकतवर था। खिड़की टिक नहीं सकी और ज़ॉम्बी अंदर घुसने ही वाला था। डेना घबराकर दरवाजा पीट रही थी मदद के लिए। तभी जॉनी दो तरफा शीशा तोड़ देता है। इससे ज़ॉम्बी का ध्यान भटकता है और वो डेना को लेकर एक छुपे तहखाने में कूद जाता है। ये तहखाना किसी नरक से कम नहीं था। चारों ओर डरावने यंत्रणा उपकरण, धातु की जंजीरें, तेज कांटे टंगे हुए हुक, सब कुछ बहुत भयानक था। वो वहाँ ज्यादा देर नहीं टिकते और वहाँ छिपे मैक्स से मिलकर एक दूसरी तरफ के रास्ते से निकल भागते हैं। तीनों भागकर एक टूरिस्ट बस में चढ़ते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ता आगे जाकर धंस चुका होता है। बस का रास्ता रुक जाता है। नीचे एक गहरी खाई होती है और सामने ही मोटरसाइकिल नजर आता है। मैक्स की आंखें चमक उठती हैं। उसे याद आता है कि वह मोटरसाइकिल स्टंट एक्सपर्ट है। वो सोचता है अगर फुल स्पीड में मोटरसाइकिल दौड़ाई जाए तो वो खाई पार कर सकता है। वो बिना सोचे समझे फुल एक्सेलरेटर पर मोटरसाइकिल दौड़ाता है, मगर खाई के बीच हवा में ही एक अदृश्य दीवार फोर्स फील्ड से टकरा जाता है और वह वहीं से नीचे गिरकर मर जाता है। डेना ये सब देखकर चीख उठती है। अब जॉनी और डेना अकेले बचे हैं। वे गाड़ी मोड़कर दूसरे रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पीछे की सीट से एक ज़ॉम्बी बाहर निकल आता है और जॉनी का गला छेद देता है। गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और पानी में गिर जाती है। उधर कंट्रोल रूम में लोग जश्न मनाने लगते हैं। उन्हें बस यही चाहिए था, पांचों की मौत, ताकि बलि पूरी हो जाए। बलि पूरी होते ही उन्हें 1 साल की छुट्टी मिलती है, अगले साल नई बलि तक। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये बलिदान कार्यक्रम दुनिया के हर कोने में चल रहे हैं। शायद तरीका अलग हो, लेकिन बलि में जान देना सब जगह एक जैसी है। इधर डेना बस की छत पर बने आपातकालीन दरवाजे से बाहर निकल आती है। वो जमीन पर गिर जाती है, बुरी तरह हाँफ रही होती है। आंखों में सिर्फ डर और निराशा होती है। अचानक सामने उसे एक खून से लथपथ इंसान दिखता है। वो मार्टिन था। वो अब भी जिंदा था। मार्टिन डेना को लेकर एक कब्रिस्तान ले जाता है और एक कब्र का तख्ता हटाकर अंदर छलांग लगा देता है। मार्टिन बताता है कि जब उसे जिंदा घसीट कर लाया गया था तो उसने देखा कि नीचे कुछ हाईटेक मशीनें हैं। शायद इन्हीं से ज़ॉम्बी ऊपर भेजे जा रहे हैं। अब उन्हें लगने लगा कि शायद कंट्रोल रूम भी यहीं नीचे है। फैसला करना मुश्किल था। बाहर गए तो मौत तय थी, अंदर जाएं तो कुछ उम्मीद। दोनों ने हिम्मत करके लिफ्ट से नीचे उतरने का फैसला किया। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे जाती रही, उनका डर भी बढ़ता गया। नीचे पहुंचने पर वे देखते हैं कि वहां हर उस राक्षस का अलग कमरा है जिसे वे पहले देख चुके थे। हर एक कमरे में भयानक प्राणी बंद थे और उन्हें एक कंट्रोल सिस्टम से चालू किया जाता था। अब जाकर उन्हें समझ आता है, जिस चीज को वे लोग तहखाने में उठाएंगे उसी से जुड़ा राक्षस जाग जाएगा। उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब एक स्क्रिप्ट की तरह था, एक डिजाइन की गई मौत की योजना। उनकी जान के साथ एक खेल खेला जा रहा था। लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं। सामने एक गार्ड बंदूक ताने खड़ा होता है। मार्टिन झटपट उस पर हमला करता है, उसकी बंदूक छीन लेता है और डेना को लेकर वहां से भाग निकलता है। वे भागते हुए एक लंबे रोशन कॉरिडोर में पहुंचते हैं, पर यह सब कुछ कंट्रोल रूम से देखा जा रहा था। डेना और मार्टिन एक कमरे में छिप जाते हैं। तभी वहां कुछ हत्यारे एजेंट्स अंदर घुस आते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। डेना को तभी एहसास होता है कि जिस कमरे में वे छिपे हैं वह दरअसल एक कंट्रोल रूम है जहां से इन सभी राक्षसों को छोड़ा जा सकता है। जैसे ही मार्टिन ने वह बटन दबाया जो सभी राक्षसों को कैद से मुक्त करता था, हर एक भयानक प्राणी अपनी अपनी कोठरी से बाहर निकल आया। अब वे सीधे बेस में तैनात हथियारों पर टूट पड़े। दोनों तरफ से खूनी युद्ध छिड़ गया। ये दृश्य देखकर बेस के अनुभवी हत्यारे भी हैरान और भयभीत हो गए। राक्षसों की लगातार रिहाई ने बेस की पूरी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। हर तरफ खून और चीख पुकार का मंजर था। लोग जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन कोई भी सुरक्षित नहीं था। एक विशाल चमगादड़ उस कमरे की दीवार से टकराया जहां डेना छिपी हुई थी। डेना और मार्टिन किसी तरह भागे, लेकिन मुख्य हॉल अब एक नरसंहार का दृश्य बन चुका था। खून की नदी बह रही थी, शरीर के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। हवा में एक तीव्र रक्त की गंध थी। तभी सामने से एक और डरावनी भीड़ ज़ॉम्बीज़ डगमगाते हुए उनकी ओर बढ़ने लगी। डर के मारे दोनों किसी तरह रेंगते हुए एक सुरंग में घुस गए और बेस के एक गुप्त मार्ग में पहुंच गए। बेस को संचालित करने वाले मुख्य अधिकारी भी अब राक्षसों के हमले का शिकार बन चुके थे। केवल एक चश्मा पहने वैज्ञानिक जीवित बचा था, जो किसी तरह एक गुप्त मार्ग खोलकर उसमें छिप गया।
लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, वहां छिपी डैना ने उसे छुरा घोंप दिया। मरते समय वह बस एक ही बात कह सका, विधि को पूरा करो। भटकते हुए डैना और मार्टिन एक बड़े हॉल में पहुंचते हैं, जहां दीवारों पर विचित्र चित्र बने होते हैं। तभी एक रहस्यमयी महिला वहां प्रकट होती है, बेहद घबराई हुई। वह बताती है कि दुनिया के बाकी सभी हिस्सों में किया गया अनुष्ठान असफल हो चुका है। अब केवल यहीं की सफलता से पूरी मानवता बच सकती है। यह विधि 5 लोगों की बलि मांगती है, कुंवारी, विद्वान, योद्धा, जोकर और एक गर्भवती महिला। सभी को एक विशेष क्रम में मरना होता है। पहले जो गर्भवती थी लारा, फिर योद्धा मैक्स, फिर विद्वान जॉनी। अब बारी मार्टिन और अंत में डैना की थी। अब सूरज उगने में केवल 8 मिनट बाकी थे। अगर ये दोनों जीवित रह जाते तो पूरी दुनिया तबाह हो जाती। डैना अब तक ये सब सुनकर मान चुकी थी कि अगर उसकी मौत से पूरी मानवता बच सकती है तो वह मरने को तैयार है, पर मार्टिन को मारना उसके लिए मुश्किल था। वह झिझकती रही। तभी अचानक एक वेयरवुल्फ भेड़िया मानव ने पीछे से आकर डैना की बांह पर हमला कर दिया। डैना की पिस्तौल जमीन पर गिर गई। मार्टिन ने उसे उठाकर वेयरवुल्फ पर गोलियां चला दी। घायल वेयरवुल्फ पीछे हट गया। तभी वह रहस्यमयी महिला मार्टिन पर हमला कर देती है और दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। डैना भी घायल हो जाती है। इतने में एक महिला ज़ॉम्बी एक कुल्हाड़ी लेकर डैना की ओर बढ़ती है और उस महिला के सिर पर वार कर देती है। इस मौके का फायदा उठाकर मार्टिन ने रहस्यमयी महिला को और खुद को एक गहरे खड्ड में धकेल दिया। अब जमीन कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राचीन दानव पृथ्वी के नीचे से जाग चुका हो। मार्टिन खून से लथपथ डैना के पास आता है और चुपचाप उसके बगल में बैठ जाता है। वे दोनों अब उस अज्ञात अंत का इंतजार करने लगते हैं। फिल्म यहीं समाप्त होती है।